हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग 29 और 30 सितंबर का करंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 28 सितंबर 2023 को भगत सिंह की कौन सी भी जयंती मनाई गई? ऑप्शन है 114, 115, 116 और 117। तो इसका जो सही जवाब है वो है, अभी वर्ष 2023 में हमने भगत सिंह की जो है 116वीं जयंती मनाई हुई है। इनका जन्म जो है वो 28 सितंबर 1907 में हुआ था। ठीक है, तो उसके हिसाब से इनकी 116वीं जयंती इस वर्ष मनाई गई है। ठीक है, बाकी भगत सिंह जो है, इन्होंने नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है कि भगत सिंह जी द्वारा जो है कौन कौन सी सभाओं या एसोसिएशंस की स्थापना की गई थी। इवन इनका कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है कि किस वर्ष और कहां पर इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये दो चीजें आप याद कर लीजिए। उसके बाद दिसंबर 1928 में भगत सिंह जी, शिवराम राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स को जेम्स स्कॉट समझकर उन पर गोली चलाई थी। ये जेम्स स्कॉट थे जो लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था। ठीक है, तो उसमें ये थे। तो जॉन सैंडर्स को इन्होंने जेम्स स्कॉट समझा और सैंडर्स को गोली मारकर उनकी गोली मार दी थी, जिसको सैंडर्स हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अप्रैल 1929 में भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी ने मिलकर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, केंद्रीय विधानसभा, उसके अंदर इन्होंने बम फेंके थे और वहां पर नारे भी किए थे। इसके बाद 23 मार्च 1931 को इनको लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा दी गई थी और इसी दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो है करंट का क्वेश्चन तो है ही, इसके अलावा इसमें हिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो लगातार आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन फैक्ट्स को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ये सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसके अलावा आगे क्वेश्चन बहुत कम ही है कि जाए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है THE, टाइम्स हायर एजुकेशन, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? ऑप्शंस हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये द्वितीय स्थान पर रही है, जबकि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तृतीय स्थान पर रहा है। भारत की ओर से जो है भारतीय विज्ञान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो है, इसने भारत का शीर्ष रैंक हासिल किया हुआ है। ठीक है, इस बार जो है 18 संकेतक थे, पिछले बार 13 थे। संकेतकों में 5 स्तंभों में बांटा गया है, जिसमें शिक्षण या टीचिंग, अनुसंधान या रिसर्च, अनुसंधान गुणवत्ता, ठीक है, रिसर्च क्वालिटी, उसके बाद से अनुसंधान वातावरण, रिसर्च एनवायरमेंट, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग। ठीक है, इन 5 स्तंभों पर ये रिपोर्ट बनाई गई है। ठीक है, और इस रैंकिंग में 108 देश शामिल थे। ठीक है, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर आई हुई है। आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो जाएगा, पहले तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, दूसरा किसको पहला स्थान मिला है, भारत में शीर्ष स्थान पर कहां कौन संस्थान रहा है और वो संस्थान स्थित कहाँ है, ये सारे जो है इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आपका फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा वो इससे ही आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत कम रहेगी, आप इनको देख लीजिएगा। बाकी डिटेल्स जो भी हैं और जो इसमें एडिशनल डिटेल लिखी हुई है, वो आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप PDF ले सकते हैं इसकी। ठीक है, उसमें ये सारी डिटेल्स लिखी रहेंगी और ये सारी PDF जो होंगी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, इसका आपको कोई पैसा नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का दूसरा बाघ रिजर्व या टाइगर रिजर्व होगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, बिहार जो है, बिहार राज्य का कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य दूसरा बाघ रिजर्व होगा। ठीक है, ये वर्ष 2023 के अंत या 2024 की शुरुआत में खुल जाएगा। ये कैमूर वन्यजीव के पहले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक है, ये ऑलरेडी बिहार में है और बिहार का ये पहला बाघ रिजर्व है, दूसरा कैमूर हो जाएगा। और बिहार राज्य में कुल 54 बाघ वर्तमान में मौजूद हैं। जो कैमूर जिला है बिहार का,
ये सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला है और इसकी सीमाएं जो हैं वो झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती हैं। मैप में आप एक बार देख लीजिएगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन, ठीक है, इजीली आप मोबाइल पर टाइप कीजिएगा, ठीक है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट, उसका मैप आप देख लीजिएगा, पॉलिटिकल देख लीजिएगा और ज्योग्राफिकल देख लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। आप जब इस तरह के क्वेश्चंस मैप के साथ पढ़ेंगे तो आपको और इजी रहेगा याद करने में। जो फोटोग्राफिक मेमोरी की बात होती है, ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको याद भी रहेगा और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी सीमाएं 3 राज्यों से लग रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर के एक अध्ययन के अनुसार, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार भारतीयों का नमक का सेवन, जो सॉल्ट है, सॉल्ट का इंटेक है, WHO मानक से कितने ग्राम अधिक है? ऑप्शन है 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम और 5 ग्राम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 3 है। भारतीय जो है वो WHO के जो मानक है उससे 3 ग्राम अधिक नमक का सेवन करते हैं, ठीक है। भारतीय जो है वो प्रतिदिन 8 ग्राम नमक खा रहे हैं, ठीक है, जो WHO से 3 ग्राम ज्यादा है। पुरुषों का नमक सेवन 8.9 ग्राम, जबकि नौकरी पेशा लोगों का जो नमक का सेवन है वो 8.6 ग्राम है। महिलाओं की नमक की औसत खपत 7.9 ग्राम, जबकि WHO के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ जीवन के लिए प्रतिदिन 5 ग्राम नमक लेना चाहिए, ठीक है। नमक के ज्यादा कंजम्पशन से कई बार ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से ये आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है और लोगों को इसके बारे में जागरूक बनाने के लिए ये पहल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 300 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है। ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और इंग्लैंड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये नेपाल की जो क्रिकेट टीम है वो T20 में 300 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है। इन्होंने एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट में, मेंस क्रिकेट में मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। एशियाई खेल, मेंस क्रिकेट, मंगोलिया ऑपोजिशन में था और इन्होंने 314 रन बनाए हुए हैं। नेपाल के खिलाड़ी हैं कुशल मल्ला, इन्होंने 50 गेंदों में 137 रन बनाए हैं और ये नॉट आउट रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इनका शतक है, मतलब पहले 100 रन जो है इन्होंने 34 गेंदों में बनाए हुए हैं, जो इस प्रारूप में सबसे तेज है। जो अभी तक की फास्टेस्ट सेंचुरी है T20 में वो 34 बॉल्स में मल्ला जी, कुशल मल्ला की है। इसके पहले जो है वो रोहित शर्मा और डेविड मिलर की 35 गेंदों में सेंचुरी थी, ठीक है। तो इन्होंने एक गेंद कम 34 में ही बना लिया है। एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय स्वर्ण पदक विजेता टीम में शामिल नहीं है। अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह, शिव नरवाल, अनुष अग्रवाल। इसका जो सही जवाब है, इस टीम में अनुष अग्रवाल जी जो है वो शामिल नहीं है, बाकी अर्जुन चीमा जी, सरबजोत सिंह जी और शिव नरवाल जी टीम में शामिल हैं, ठीक है। ये जो हुआ है 28 सितंबर को हुआ है और जो कैटेगरी है वो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा है, ठीक है। इसके अलावा भारत कई सारे मेडल वहां पर जीत रहा है। भारत की जो परफॉर्मेंस है एशियन गेम्स में अच्छी है और इवन पिछले साल से भी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। इसमें क्या है, रोशिविना देवी है, इन्होंने वुशु में सिल्वर मेडल जीता है। अनुष अग्रवाल ने घुड़सवारी में, हॉर्स राइडिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक। और 28 सितंबर तक देश ने कुल 6 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य पदक जीत लिए हुए हैं। जबकि पदक तालिका में अभी 28 सितंबर की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग चीन जो है पहले स्थान पर, कोरिया दूसरे स्थान पर और जापान तीसरे स्थान पर है। बाकी जब प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी तो एक क्यूमुलेटिव आपको डेटा देंगे जिसमें सारे पदक होंगे, सारे खिलाड़ियों के नाम होंगे, ठीक है। तो वो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अपने पास रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर और 30 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। प्रतिवर्ष 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का जो विषय थीम है वो है दिल का उपयोग करें, दिल को जाने, ये इनकी थीम है। और जो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन है उनके अनुसार इन्होंने बताया कि हर साल लगभग 18.6 मिलियन लोगों की जो है हार्ट स्ट्रोक सहित हृदय से संबंधित रोगों के कारण की जान चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2050 तक भारत की आबादी में बुजुर्गों की संख्या कितने प्रतिशत होने की संभावना है टोटल पॉपुलेशन में? 15%, 20%, 25% और 30%। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। वर्ष 2050 तक भारत की जो टोटल आबादी है उसमें करीब 20% आबादी जो है वो बुजुर्गों की हो जाएगी। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ये रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड भारत, ठीक है, इनका जो सेंटर भारत है, उसने
अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, ठीक है, के सहयोग से ये रिपोर्ट बनाई हुई है, ठीक है। और इन्होंने बताया हुआ है कि जो विकलांग वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं, जो प्लान्स हैं उन तक इनकी रीच जो है बहुत कम है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है, एक चिंताजनक डेटा है। सरकार इस दिशा में, अब चूंकि डेटा आया हुआ है तो सरकार इस दिशा में कदम भी उठाएगी, ठीक है। बिकॉज जो इंडिया है वो एक वेलफेयर स्टेट की तरह फंक्शन करता है और अपने सभी नागरिकों का ध्यान भी रखता है। तो सरकार के पास इस तरह के अगर डेटा है तो सरकार नो डाउट इन लोगों की जो है सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को बढ़ाने में जरूर काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान ने अपनी पहली घरेलू स्तर पर कौन सी पनडुब्बी लॉन्च की है? ऑप्शन है नरवाल, शांग, मिंग और युआन। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये नरवाल नाम से इन्होंने अपनी घरेलू स्तर की पनडुब्बी जो इन्होंने खुद बनाई हुई है, लॉन्च की हुई है। इसके अलावा ये शांग, मिंग और युआन, ये पनडुब्बियों की क्लास है जो ताइवान में अभी एग्जिस्ट करती हैं, चाइना में, सॉरी ताइवान बोल रहा हूं मैं। चाइना की जो पनडुब्बियां हैं उनकी ये क्लास है कि शांग क्लास की पनडुब्बी है, ये मिंग की है, ये युआन की है। जैसे हमारे यहाँ किलो क्लास की सबमरीन आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसका जो अंग्रेजी नाम है नरवाल, और मंदारिन या मैंड्रिन जो ताइवान की भाषा है, लैंग्वेज, उसमें इसका नाम है हाईकुन, ठीक। तो दोनों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक एडिशनल फैक्ट आपको क्या मिल गया कि मैंड्रिन जो है वो कहाँ की लैंग्वेज है, तो ये ताइवान की लैंग्वेज है, ठीक। इसका नाम जो है एक पौराणिक विशाल मछली के नाम पर रखा गया है जो उड़ भी सकती है, और ये नरवाल जो है वो 2025 में सेवा में प्रवेश कर सकती है, ठीक है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है मिल सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन आपके इसी तरह से आएंगे, आप थोड़ा सा अगर अटेंटिव होके पढ़ेंगे और थोड़ी सी मतलब डिटेल्स पे अगर जाएंगे तो आप जान लीजिए कि आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा, उतने ही फैक्ट्स के बीच में क्वेश्चन आ जाएगा। कई बार क्या है, इंफॉर्मेशन हमें लगता है कि ये बहुत जरूरी नहीं है, बट वही इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत क्रूशियल हो जाती है। बिकॉज एग्जाम में जो सब लोग पढ़ लेंगे वो पूछेगा ही नहीं, वो चीज पूछेगा जो कोई ना कोई क्या करेगा, मिस करेगा, और वही आपको क्या देता है, एज देता है वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक नया फैक्ट मिला कि ये मैंड्रिन लैंग्वेज है, तो मैंड्रिन लैंग्वेज कहाँ से आ रही है आपकी, कि ताइवान की लैंग्वेज आ रही है, तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन है 50वें, 45वें, 30वें और 40वें। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग है, इनमें भारत 40वें स्थान पर है। ये रैंकिंग जो बनाई हुई है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो द्वारा जो है जारी की गई है रैंकिंग, ठीक। इसमें करीब 132 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं ने को इनमें शामिल किया है उनके प्रदर्शन में, जिसमें स्विट्जरलैंड जो है वो लगातार 13वें साल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है। स्वीडन जो है वो दूसरे स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा है, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर चौथे और पांचवें स्थान पर रहे हैं, ठीक है। तो ये WIPO की रिपोर्ट हो गई। अब यहीं पे वीपो के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाएगा कि ये वीपो का जो संगठन बना, ये कब बना, ठीक है, ये कब स्थापित होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा और देखना चाहते हैं तो इसके अध्यक्ष को भी देख सकते हैं, भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप फैक्ट के अंदर से क्वेश्चन निकालना और क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल याद रखना, याद रखिए, क्योंकि आपको अगर वीपो का क्वेश्चन आएगा कि वीपो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको लगेगा यार ये तो करंट का क्वेश्चन है ही नहीं, जबकि ये एक्चुअल में करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, बिकॉज वीपो उस टाइम पे क्या है, आपका चर्चा में है। तो जब भी इस तरह के संस्थान कोई रिपोर्ट वगैरह निकालते हैं तो आप उन रिपोर्ट्स के कि पहले तो कौन सी संस्था वो रिपोर्ट जारी कर रही है, उस संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है, उस संस्था का जो है वो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, भारत उसका सदस्य है या नहीं है, इस तरह की फैक्ट्स आप थोड़े से पढ़ लेंगे। अगर आप जो कमीशन के एग्जाम दे रहे हैं, लाइक पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए ये डिटेल्स जो है ज्यादा क्रूशियल हो जाती है। अगर आप वनडे एग्जाम्स में हैं तो वनडे एग्जाम में इतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो आप फिर भी एटलीस्ट हेडक्वार्टर, और अगर कोई यूनाइटेड नेशन से जो है यूएन से संबंधित कोई संस्था है तो एटलीस्ट उसके जो उस टाइम पे अध्यक्ष हैं, जो उसके प्रेसिडेंट हैं, वो चीजें आप याद रख लीजिए। आप जान लीजिए कि आपका क्वेश्चन जो है वहां से मिस नहीं होगा, आप क्वेश्चन पक्का अटेम्प्ट करके आओगे। और जब इतनी डिटेल्स होती हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आपके क्या चल रहा है, जब वो डिटेल्स आपको पता होती हैं तो एक अंदर से भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ तैयारी अच्छी चल रही है, और फर्दर आप उसी की वजह से और अच्छी तैयारी वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो आज क्वेश्चंस में तो हमारे पास इतना ही है।
बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी आप बहुत अच्छे से ये वीडियोस देखते रहिए। आपकी तैयारी जो है वो काफी हद तक इन्हीं वीडियो से कंप्लीट हो जाएगी। आपको किसी बुक न्यूज़पेपर को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो आज इतना ही। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।